हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PWD में। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले ब्लड के बारे में। बोलोगे सर कि आप तो ब्लड के बारे में एक बार पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो ला चुके हैं, तो आप फिर से क्या ब्लड के बारे में पढ़ेंगे? जी हाँ, हम आज भी ब्लड के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि ब्लड का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से वीडियो आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, जिससे हम अगले वीडियो में बताए थे कि ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला जो था आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट था। उन तीनों कोशिकाओं में से आज हम एक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम आरबीसी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरबीसी का जो है पोस्टमार्टम कर देंगे और अच्छे से पॉइंट को क्लियर कर जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन बना रहता है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा अपने भाई के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए किस तरह से फायदेमंद था। और अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह आरबीसी आखिर है क्या, इसका निर्माण कहाँ होता है और इसका मतलब कि जीवन काल क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दुनिया की कोई भी वस्तु हो या तो कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके बारे में चर्चा किया जाए तो सबसे पहला सवाल उठता है कि उसका निर्माण कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। क्योंकि दुनिया की कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका नामकरण किया गया है तो वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसका निर्माण हुआ होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे कि आखिर आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ है ना, और कौन कौन से पदार्थ इसके निर्माण में सहायक हुए, इसका जीवन काल कितना होता है, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो बोले कि सर आप तो खाली बोलते जा रहे हैं, आप तो कुछ बता नहीं रहे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट अगर आप जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा नया नया पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाएंगे। आप जानते होंगे कि अगर आरबीसी का निर्माण हुआ है तो कहाँ हुआ है। जनरली अगर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे अस्थि मज्जा में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्थि मज्जा में भी होता है, तो कौन से मतलब कि प्रकार के अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है? तो हम निर्माण के बारे में जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका निर्माण के बारे में जानते हैं। तो ये आरबीसी का निर्माण के बारे में बोला जा रहा है। तो ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप जानते हैं अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, लाल अस्थि मज्जा में होता है ना। कौन से अस्थि मज्जा में होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अगर जनरली बेवजह कोई कंडीशन का पूछा जाए तब आप जवाब देंगे लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। अगर कहीं पर केवल अस्थि मज्जा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, उस हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे कि आरबीसी का जो है निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। वह किस प्रकार के अस्थि मज्जा में होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, बेवजह कंडीशन का। लेकिन आपसे कंडीशन लगाकर अगर पूछा जाए कि हाँ बताओ कि जो भ्रूण अवस्था होता है उस समय शरीर का तो पूरा विकास होता नहीं है, क्योंकि भ्रूण मतलब कि उसमें कुछ ही पार्ट जो होते हैं विकसित होते हैं, है ना। तो उस अवस्था में बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप क्या जवाब देंगे? तो भ्रूण अवस्था में। कौन सा अवस्था में? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, यानी कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में निर्माण, यानी कि इसका जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो यकृत और पलिहा में होता है। यकृत और पलिहा में होता है। कहाँ होता है? यकृत और पलिहा में होता है। यकृत और पलिहा में होता है। यहाँ तक तो आप भी जानते होंगे कि अगर बात की जाए जनरली कि निर्माण कहाँ होता है तो लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में अगर बात की जाए तो यकृत और पलिहा में होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यह जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी का जो निर्माण है वह कौन कौन से पदार्थ से मिलकर, यानी कि कौन कौन से पोषक पदार्थ से मिलकर होता है, या तो कौन कौन से पोषक पदार्थ सहायक है इसके निर्माण में। तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो इन दोनों पॉइंट को सीखे तो बहुत ही मजे मजे वाला रहे यार, ये भी तो हल्का वाला पढ़ा रहे, लेकिन नहीं, हम जितना हो सके जो भी इसमें पॉइंट क्लियर है उसको करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अगला वीडियो ब्लड वाला देखे होंगे तो वहां से भी पता चल गया होगा कि कितना हम लोग डीप जाते हैं, है ना। इसका तो कुछ पॉइंट अगले वीडियो में क्लियर कर चुके होंगे। जैसे इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है, आरबीसी है जो
इन सभी बातों पे हम लोग मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाकर देखें। जैसे हम बोले निर्माण की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा है। अब भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो यकृत और प्लीहा में। लेकिन निर्माण में सहायक पदार्थ, निर्माण में सहायक पदार्थ कौन कौन है ना, कि अगर पूछा जाए आपसे कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से पोषक पदार्थ जो है वह सहायक होते हैं, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए सर कि प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और तीसरा जो है विटामिन B12 होता है, और चौथा क्या है तो फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से सहायक पदार्थ है, यानी कि सहायक पोषक पदार्थ है, तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए कि सर प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, और भी कुछ बहुत सारे पदार्थ है जो कि इसके निर्माण में सहायक होते हैं। अब तो यहाँ तक क्लियर है कि निर्माण की बात कर लिए हैं कि हाँ निर्माण दो जगह होता है। अगर जनरली निर्माण की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, अगर भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो यकृत और प्लीहा में होता है। और निर्माण में सहायक पदार्थ कौन है तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब बात करेंगे कि अगर दुनिया की कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर वह निर्माण हुआ है तो वह एक ना एक दिन वह नष्ट भी होगा। जो जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होगी। तो क्या आरबीसी का निर्माण हुआ है तो इसका मृत्यु नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मृत्यु के जैसा कोई भी सत्य नहीं है। जन्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जन्म हो गया तो मृत्यु 100% है। ठीक इसी तरह से आरबीसी के अगर निर्माण हुआ है तो मृत्यु भी तो होता होगा। और मृत्यु कहाँ होता है? तो मृत्यु जो है यकृत और प्लीहा में होता है। यानी कि आरबीसी का मृत्यु की बात की जाए, कहाँ बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए तो कहाँ होती है तो यकृत और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा में होती है। यकृत या प्लीहा भी बोल सकते हैं, यकृत या प्लीहा। अब बोला जाए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का जो है कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र की बात की जाए तो अच्छा बताइए, जहां पर मरा है और वहीं पर वह पूरे तरीके से नष्ट होता है। और नष्ट कहाँ होता है तो कब्रिस्तान में होता है, यानी कि कब्र में होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आरबीसी का मृत्यु यकृत या तो प्लीहा में हुआ है तो इस कारण से इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्र कौन है, मतलब किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्र जो है यकृत या तो प्लीहा का कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु ही कहाँ होता है, यकृत या प्लीहा। अब बोले कि सर आप तो निर्माण किए और मार दिए, लेकिन ये नहीं बताएं किसका मतलब कितना दिन तक जीता है, कितना वर्ष जीता है, क्या 100 साल 1000 साल तो नहीं जी पाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। इसमें कम से कम कितना दिन बचेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन बच सकता है, एक औसत जीवन काल होता है ना। तो ये आरबीसी का जीवन काल की बात की जाए, जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल जो है न्यूनतम 20 दिन है और हाईएस्ट जो है 120 दिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल है वह कितना होगा, तो आप जवाब दें कि आरबीसी का जो जीवन काल है ना सर, वो कम से कम 20 दिन तो जरूर होगा, और अधिक से अधिक कितना दिन होगा तो 120 दिन होगा। मरने की बात की जाए तो यकृत या प्लीहा में मर जाएगा, इस कारण से इसको आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। अगर जीवन काल की बात की जाए तो जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे पॉइंट को सीख चुके हैं। जैसे यहाँ लग रहा है आपको कि 4-5 पॉइंट लिखे, लेकिन 4-5 पॉइंट में घुमा घुमा कर आपसे कम से कम 20 या 25 प्रश्न को बना सकता है। आप हर तरीके से आप बोल देगा कि निम्नलिखित में कौन से आरबीसी के निर्माण में सहायक है, इसमें से एक ऑप्शन दिया जाएगा, फॉलिक एसिड या तो विटामिन B12 या तो आयरन या तो प्रोटीन या तो सभी डाल देगा, और एक ऑप्शन जरूर डालेगा कि इनमें से सभी। तो आप जवाब मिलेगा, जब जवाब तभी आप दे पाएंगे जब आप सीखेंगे, याद करेंगे, तभी तो बता पाएंगे, अन्यथा बता नहीं पाएंगे। अब यहाँ से चलिए आगे जानते हैं कि ये स्तनधारी में जैसे कि अब जीना मतलब कि इसका निर्माण कहाँ हुआ पता लग गया, मृत्यु कहाँ हुआ पता लग गया, कितना दिन तक बचेगा पता लग गया, लेकिन इसका कुछ तो ढांचा होगा, कुछ तो आकार होगा। तो अगर बात की जाए इसके आकार के बारे में तो सभी अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्राणी होने के कारण उसमें अलग अलग आकार भी होते हैं।
जैसे स्तनधारी की बात की जाए, स्तनधारी, स्तनधारी में इसका आकार जो है यानी कि आरबीसी का जो आकार है उभयावतल होता है, उभयावतल होता है। अगर पूछा जाए कि स्तनधारी जीवों में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का जो आकार होता है उभयावतल होता है। स्तनधारी के बात की है, स्तनधारी कहने का मतलब कि जो बच्चे को जन्म देता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी में आरबीसी का आकार जो है उभयावतल होता है। लेकिन अपवाद में एक ऊंट और लामा है। अपवाद की बात की जाए, जैसे कि जनरली बोला गया है कि स्तनधारी में आरबीसी का जो आकार होता है उभयावतल होता है ना, और लेकिन और उसके साथ साथ यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बोला जाए कि इसमें जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोले कि स्तनधारी जीव में जो आरबीसी का आकार है उभयावतल होता है और साथ ही इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ अपवाद चलता है। अपवाद वो क्या होता है कि अपवाद जो है एक ऊंट है और एक लामा नामक कोई जीव है ना, उसमें जो है उसके आरबीसी में केंद्रक होता है, उसके आरबीसी में क्या है, केंद्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऊंट और लामा एक ऐसे प्राणी है, ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन समानता अगर पूछा जाए कि क्या स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा एक ऐसे जीव है, ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और स्तनधारी जीव में जो भी यानी कि आरबीसी का आकार होता है वह उभयावतल होता है ना। लेकिन मेढक की बात की जाए तो मेढक में जो है इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, बड़ा भी होता है और अंडाकार भी होता है। कैसा होता है, अंडाकार भी होता है और इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं। अगर आरबीसी की बात की जाए किसमें, मेढक में, किसमें बात की जाए, मेढक में बात की जाए तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा भी होता है, अंडाकार होता है और इसमें केंद्रक भी होता है। लेकिन स्तनधारी जीव में आरबीसी का आकार जो होता है उभयावतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में ऊंट एवं लामा एक ऐसे स्तनधारी जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो पता लग गया आकार के बारे में। लेकिन अगर इसमें बात की जाए आरबीसी भी होता होगा तो इसकी कुछ मात्रा होती होगी, कोई संख्या होता होगा, तो उस संख्या को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम लोग मनुष्य में इसका व्यास क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर बात की जाए कि आरबीसी की जो संख्या है उसको मापने के लिए, संख्या को मापने के लिए यंत्र, कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर है ना। अगर आपसे बात की जाए कि क्या आप बताएंगे कि आरबीसी का जो यानी कि संख्या होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसको मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब बोलेंगे कि कितनी संख्या होती है जो मापा जाता है, तो अगर बात की जाए मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में, वो भी नर में, तो नर में जो होता है 50 लाख घन मिली होता है, 50 लाख घन मिली होता है। अगर नर में बात की जाए तो 50 लाख घन मिली होता है, जबकि मादा में, किसमें, मादा की बात की जाए 50 लाख घन मिली होता है और इसमें होता है 45 लाख, कितना होता है, 45 लाख घन मिली होता है, 45 लाख घन मिलाने की पुरुष से 5 लाख घन मिलीलीटर जो है कम होता है आरबीसी की संख्या। और आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में बात की जाए, मनुष्य में आरबीसी का व्यास, मनुष्य में आरबीसी का व्यास की बात की जाए तो आरबीसी का व्यास होता है यानी कि होता है 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी का व्यास कितना होता है, 7.2 माइक्रोन होता है। क्लियर। अगर मनुष्य में, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में आरबीसी का व्यास जो है कितना होता है, तो 7.2 माइक्रोन होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किए कि अगर आरबीसी जो है उसकी संख्या को मापने के लिए अगर किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वह यंत्र क्या है, तो वह यंत्र है हीमोसाइटोमीटर है। अगर बात की जाए मनुष्य में, नर में
आरबीसी की संख्या कितना है, तो 50 लाख घन मिली लीटर है। और मादा जो है यानी कि मादा में 45 लाख घन मिली लीटर है। और मनुष्य में आरबीसी का व्यास की बात की जाए तो 7.2 माइक्रोन है। अब बात करेंगे इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर हम लोग सोते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं, तो उस समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम कभी भी सोते हैं तो आरबीसी पर जो है प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव क्या है, तो वह प्रभाव 5% घट जाता है। क्या होता है, 5% घट जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम लोग सोते हैं तो उस वक्त आरबीसी की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। वह पड़ता क्या है, तो सोते समय आरबीसी की संख्या में जो है 5% की तो मतलब कि कमी हो जाती है, यानी कि घट जाता है। क्लियर है। अब अगर एक कंडीशन आ होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 4200 मीटर, कितना मीटर, 4200 मीटर अगर ऊपर हो, कितना हो, 4200 मीटर अगर ऊपर की ओर यानी कि ऊपर हो, तो उसके आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आरबीसी में यानी कि आरबीसी की संख्या में 30% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी। जबकि हम लोग सोते हैं तो सोने वक्त 5% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 4200 मीटर ऊपर, कितना ऊपर, 4200 मीटर ऊपर जो है अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी आरबीसी की संख्या में 30% की वृद्धि होगी। और एक कंडीशन और होता है कि जब आरबीसी का निर्माण होता है तो कोई एक रोग होता है, उस रोग के दौरान आरबीसी का निर्माण होना बंद हो जाता है। वह रोग का नाम है थैलेसीमिया। क्या है, थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसके हो जाने से आरबीसी की निर्माण नहीं होती, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा रोग है जिस रोग के कारण आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, तो वह रोग कौन है, वह रोग थैलेसीमिया है। और थैलेसीमिया रोग होने के कारण आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आरबीसी में जितने सारे पॉइंट हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप पूछेंगे कि सर हीमोग्लोबिन के बारे में क्यों नहीं बताया इसमें, तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग ब्लड का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, या इसे ऑक्सीजन का परिवाहक चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवाहक क्यों कहा जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं यानी कि नेक्स्ट अगले वीडियो में, यानी कि जो आया हुआ था। तो चलिए चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।